The topic that we would be doing now is rise or birth of Indian nationalism. This is a topic that we would be starting. पूरे का पूरा ध्यान it should be on the board itself. समझने का टॉपिक है. प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा और मेंस में भी पूछा जाएगा. There can be questions which would be asked. The questions which will be asked for prelims will be a conceptual question. Conceptual question का मतलब हुआ कि फैक्चुअल ऐसा नहीं पूछे कि ये कौन से साल में ये हुआ, ये कौन से साल में ये हुआ. That will never be a question. It will be a concept whether there are certain factors and forces which were there, whether these factors and forces were responsible for the rise of nationalism or not. We will be doing certain factors कि क्या क्या कारण हैं कि इंडिया में नेशनलिज्म ग्रो हो गया. और देयर विल बी अ चॉइस ABCD 1 and 2, 1 and 3, 1, 2, 4 कुछ भी हो सकता है. And you need to know whether they were the factors really they were responsible for the rise of nationalism or not. मैं अगेन बोल रहा हूँ, it will not be a factual question. कौन से साल में क्या हुआ वो क्वेश्चन ही नहीं पूछा जाएगा. जहां से वो पूछा जाएगा वो मैं बता दूंगा. सेकेंड पार्ट, there are every chances that question will be directly coming in the means. इसी टॉपिक से हम 2-3 क्वेश्चन लिखेंगे, एक आज लिखेंगे, 2 कल लिखेंगे फॉर बेटर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. जो जो क्वेश्चंस पॉसिबल है वी विल बी डूइंग इन द क्लास इटसेल्फ. ठीक है, तो बाहर और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. 2-3 क्वेश्चन ही बनते, बना तो चाहे 100 लो, लेकिन काम के UPSC PCS लेवल के 2-3 क्वेश्चन ही बनते हैं इस टॉपिक में से. तो दैट इज फॉर एग्जाम्पल, एक तो आज ही लिखेंगे, इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज. चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज का मतलब कि उनका बच्चा था, उनकी वजह से इंडिया में नेशनलिज्म आया. ये एक स्टेटमेंट है कोपलैंड की. सीधा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो हम करेंगे आज क्लास में. लिखेंगे इंडियन नेशनलिज्म वाज अ चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज, क्रिटिकली कमेंट, कुछ भी हो सकता है. इसको कॉम्प्रिहेंसिवली करेंगे. सेकेंड विल बी व्हाट how did the historical researchers played an important role in the growth of nationalism. हिस्टोरिकल रिसर्चेस की वजह से इंडिया में नेशनलिज्म कैसे ग्रो हो गया, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी, इंडिया में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है इंडिया की नेशनलिज्म ग्रो होने में, ये तीसरा क्वेश्चन हो गया. डायरेक्ट क्वेश्चन की पूरे का पूरा एक ही क्वेश्चन में पूछ ले कि व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर राइज ऑफ नेशनलिज्म. इतनी बड़ी लॉटरी में नहीं मानता कि आपको लगेगी, किसी की भी नहीं लगेगी और नहीं लगनी चाहिए. इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे. पहला है ब्रिटिशर की वजह से नेशनलिज्म आया. सेकेंडली इंडिया की हिस्टोरिकल रिसर्चेस की वजह से नेशनलिज्म आया. एंड थर्डली इंडिया के सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिया में नेशनलिज्म ग्रो करने. दीज आर द 3 टॉपिक्स. एक या 2 आज करेंगे, एक फॉर एग्जाम्पल 1 या 2 कल कर लेंगे. बिफोर वी मूव टू दिस टॉपिक, नेशनलिज्म शब्द का मतलब क्या है. इंडिया में नेशनलिज्म बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, इसका मतलब, हाँ जी, एकता की भावना. क्यों आएगी ये, बैठ 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 के बैठ के. वो जो नेशनलिज्म का मतलब क्या है, क्या फैक्टर थे, वो एक अलग बात है, वो हम बाद में करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेशनलिज्म. हाँ जी, है लव क्यों होगा वो देश के लिए. और आई वुड से एक एग्जांपल देके बताता हूँ. कुछ 2000 आई थिंक 14 की बात होगी या 13 की बात होगी, नोटबुक कर लो बंद. ठीक है, 2013 या 14 की बात होगी ये. और ये द हिंदू में केस स्टडी आई थी. उस केस स्टडी में क्या दिया हुआ था, सर्टन चिल्ड्रन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, नॉर्थ ईस्ट के कुछ बच्चे ताजमहल में ताजमहल देखने चले गए. जैसे कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट होगा वहां पे क्या होता है कि इंडियंस के लिए टिकट कम होती है और फॉरेनर्स के लिए टिकट ज़्यादा है.
आप ऐसा लगा लो, आप ताजमहल जाओगे, इंडियंस के लिए 10 रुपए की टिकट है, फॉरेनर्स के लिए 150-200 रुपए की टिकट होती है, और हर जगह पे ऐसा ही होता है। उन्होंने बहुत लूटा है हमें, कोई बात नहीं, टिकट ज्यादा रख लेंगे चलेगा। अब दिस इज देयर। अब वो इंडियंस थे, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री से बिलोंग, उन्होंने अपने इंडियन वाली टिकट दिखा दी। जो वहां पे गार्ड चेक कर रहा था टिकट, कहता नहीं तुम इंडियन वाली टिकट लेकर आए हो, गलती से तुम फॉरेन वाली टिकट लेकर आओगे। उनको लगा कि मजाक कर रहा है हमसे ये, कहते नहीं जाके लेकर आओ, कहता मैं इंडियन ही हूं। उसने माना नहीं, तो सच एन एक्सटेंड की एक लड़की थी, उसको चिल्ला के बोलना पड़ा कि मैं हिंदुस्तानी हूं। अब ये कंसेप्ट क्या है कि फॉर सर्टन पीपल इंडियन सिटीजनशिप इज टेकन फॉर ग्रांटेड, यार ये तो हिंदुस्तानी है, और कुछ लोगों को बार बार प्रूव करना पड़ता है कि मैं हिंदुस्तानी हूं। टू थिंग्स दैट आर देयर। अगर आपने बोला लव फॉर द नेशन, तो लव फॉर द नेशन आएगा कैसे? जो लोग जिनको कॉन्टिन्यूसली ये प्रूव करना पड़ जाए कि हम हिंदुस्तानी भी हैं कि नहीं है, क्या उनके लिए लव फॉर नेशन आएगा? फिर क्या होगा? नेशनलिज्म क्या होगा? अब सही हो, लव फॉर द नेशन इज फर्स्ट, वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आएगा कैसे? वो बिलोंगिंगनेस की फीलिंग कैसे डेवलप होगी कि हाँ यार मैं इसी देश को बिलोंग करता हूं, ये डेवलप कैसे होगी? एनी आइडिया? लव फॉर और बिलोंगिंगनेस का क्या होगा? कभी पहले बात तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें एक आइडेंटिटी डिसाइड करनी पड़ेगी कि हम हिंदुस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी हैं, अफगानी हैं, अमेरिका है, जर्मन है, फ्रेंच है। हमें एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करनी होगी, और एक आइडेंटिटी कहाँ से आती है? द आइडेंटिटी इज कमिंग फ्रॉम अ कल्चर दैट वी आर कॉमन, अ कॉमन कल्चर दैट वी आर लिविंग। इसलिए नेशनलिज्म को समझने से पहले हमें एक कॉमन आइडेंटिटी, और फॉर एग्जांपल पहले बात तो एक कल्चरल कंसेप्ट है। अब कल्चरल कंसेप्ट मींस कभी ना कभी एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम कल्चर कंपैरेटिवली सिमिलर सा था, उस चीज को हाईलाइट करने की कोशिश करेंगे। और वी वर बेसिकली बीइंग गवर्न्ड बाय वन सिंगल किंग। अब हो सकता है टुकड़े टुकड़े हो गया हो, लेकिन बाद में पहले तो फॉर एग्जांपल, तो पहले बात तो ये जो इसने बोला कि लव फॉर द नेशन या कुछ भी हो रहा है, पहला तो एक कल्चरल कंसेप्ट है कि एक कॉमन कल्चर को ड्राइव करने की बात करी जा रही है। अगर हमारा कॉमन कल्चर है, कल्चर का मतलब कोई त्योहार मना रहे हैं, जैसे दिवाली हो गया, पूरे हिंदुस्तान में मनाया जाता है, लोहड़ी हो गया, अलग अलग पार्ट ऑफ द कंट्री में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है, या फॉर वैसाखी हो गया, कहीं पे कुछ मनाया कुछ नाम से, कहीं पे कुछ नाम से, आइडेंटिटी अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिटी कॉमन है, लेकिन अलग अलग तरीके से हम मना रहे हैं। Therefore, it is a cultural concept, और जब कल्चरल के कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, वो लुकिंग फॉर अ कॉमन आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी कॉमन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एंड देयरफॉर दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट इज अ कल्चरल कंसेप्ट लुकिंग फॉर अ कॉमन आइडेंटिटी। अब जब कॉमन, पहला तो कल्चर है, दूसरा आइडेंटिटी है। आप लगा लो आपके घर की आइडेंटिटी है। आप क्या घर में अगर 5 लोग हो, 10 लोग हो, सबका सोचने का तरीका सेम है कि अलग अलग है? सबका सोचने का तरीका एक घर में अलग अलग है। एक घर में अलग अलग है तो क्या एक पूरी गली में सेम हो सकता है? पूरे मोहल्ले में सेम हो सकता है? पूरे जिले में सेम हो सकता है? जब हमारे घर में सेम नहीं है तो पूरे का पूरा, अगर हमारा सोचने का तरीका अलग है तो क्या हम बोलते हैं घर वालों को नहीं तुम अलग सोचते हो, तुम घर से निकल जाओ, तुम अलग सोचते हो, तुम घर से निकल जाओ? क्यों? वी आर कमिंग फ्रॉम अ कॉमन कल्चर एंड प्रोवाइडिंग अ कॉमन आइडेंटिटी। एंड देयरफॉर अगर कॉमन कल्चर के साथ कॉमन आइडेंटिटी है तो पूरे घर का सुख और दुख साझा हो जाएगा। देयरफॉर द फॉर पेन्स एंड प्लेजर्स ऑफ द पीपल आर कंपैरेटिवली कॉमन। फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर, जब वहां पे अटैक हुआ पहलगाम पे, पूरा देश दुखी था, एंड इट वाज, कभी किसी ने बोला कि नहीं ये हिंदू मरा है, ये मुस्लिम मरा है? हाँ, मीडिया बात अलग है, लेकिन हम में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने हमारे लोग मारे, दैट इज इंपॉर्टेंट। हमारा दुख साझा था, हमारा पीस भी साझा है, सुख भी साझा है, और जब ऑपरेशन से दूर हुआ तो वो द होल नेशन वाज कंप्लीटली हैप्पी। चाहे सिख है, चाहे मुस्लिम है, चाहे हिंदू है, चाहे क्रिश्चियन है, चाहे पारसी है, चाहे किसी भी कम्युनिटी से आता है, बोधी है, जैनी है, कुछ कैसे भी था। क्या है? इट इज अ कल्चरल कंसेप्ट प्रोवाइडिंग फॉर अ कॉमन आइडेंटिटी वेयर the pains and pleasures of the people will be comparatively common.
आपका दुख और सुख कंपेरेटिवली साझे हो जाएंगे। एंड देयरफॉर अगर दुख साझा है मींस फॉर एग्जांपल आपकी स्पिरिट ऑफ द मैनिफेस्टेशन विल बी फाइंडिंग इन योर स्पिरिट। अब दुख साझा है का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा खुद का देश है तो हम उस तरीके से है, और अगर हम गुलाम हैं तो ये मैनिफेस्टेशन होना, ये फील होना, ये एहसास होना कि आप गुलाम हो, इस कंसेप्ट को भी नेशनलिज्म, वेयर द पेन्स एंड प्लेजर्स फॉर एग्जांपल विल बी डिफरेंट, will not be different, it will be same. And therefore अगर कहीं देश के एक कोने में कुछ हो रहा है and we will be sharing a common feeling. For example 2004 में सुनामी आई, सुनामी तो साउथ इंडिया में आई थी ना, बहुत बड़ी लहर थी जहां पे बहुत कुछ तबाह हो गया, लेकिन पूरे देश ने इसमें फॉर एग्जाम्पल बुरा मनाया कि यार ये बहुत नुकसान हुआ है साउथ इंडिया का, या कहीं पे टेररिस्ट अटैक होता है, जब भोपाल में गैस ट्रेजिडी हुई, या कुछ भी या ताज के ऊपर अटैक हुआ, या कोई भी और टेररिस्ट इंसिडेंट भी हुआ, पठानकोट के ऊपर अटैक हुआ। ऐसा थोड़ा कि पठानकोट पे अटैक हुआ तो सिर्फ पंजाबी से दुखी हो गए, पहलगाम पे अटैक हुआ सिर्फ कश्मीरी दुखी हो गए, नहीं, चाहे केरला में बैठा है, चाहे कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री बैठा है, उसने बुरा वो मनाया। एंड देयरफॉर पेन्स एंड प्लेजर्स विल बेसिकली बी डिफरेंट। एंड देयरफॉर देश के किसी एक कोने में कुछ भी होना, यहां पे काम हुआ, यहां पे हुआ, उसका रिएक्शन विल बी सीन इन होल ऑफ द नेशन। उसी तरीके से नेशनलिज्म भी है, आपका देश के लिए प्यार है बिकॉज आपका कॉमन कल्चर है, आपकी कॉमन आइडेंटिटी है, जिसके चलते हुए ही आप में क्या होगा कि सुख और दुख कंपेरेटिवली आपके साझे हो जाएंगे। एंड देयरफॉर यू विल बी फाइंडिंग मैनिफेस्टेशन। अगर कहीं पे अच्छा हो रहा है तो आप रिजॉइस भी करोगे, और कहीं पे बुरा हो रहा है तो फॉर एग्जाम्पल आपको उसका बुरा भी मनाओगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड नेशनलिज्म। लेकिन ये फीलिंग आनी आप में कि मैं चंडीगढ़ का नहीं हूं, मैं पंजाब हरियाणा का हूं, मैं हिंदुस्तान का हूं, ये बहुत बड़ी बात है। इट इज नॉट दैट सिंपल। आज आप कह सकते हो कि मैं हिंदुस्तानी हूं, लेकिन अगर हम 18th सेंचुरी या 1860s में, 1870s में, 1840s, 1850s में ये बात कहें कि मैं हैदराबादी नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं पंजाबी नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, मैं गुजराती, मैं मराठा नहीं हूं, मैं हिंदुस्तानी हूं, ये बात लोगों की सोच और समझ से परे की बात थी। हम बहुत सालों से डिवाइडेड थे, हजारों सालों से डिवाइडेड थे। एंशिएंट टाइम से फॉर एग्जांपल मौर्यन एम्पायर के टाइम पे वी वर रूल्ड बाय वन सिंगल किंग, चंद्रगुप्ता मौर्य, बिंदुसार और बाद में अशोक। और उसके बाद तो 500 साल के बाद फिर वहां पे गुप्ता सिर्फ नॉर्थ इंडिया में यूनाइटेड था। उसके बाद में टर्क्स फॉरेन से चल कर आए, उन्होंने अपना रूल पे एस्टेब्लिश किया, फिर मुगल्स ने किया। लेकिन अगर कहें कि हिंदुस्तान का अपना राज कब था, तो वो तो एंशिएंट टाइम में था। वो फॉर एग्जाम्पल 4th सेंचुरी एडी बीसी में था, आज से कुछ फॉर एग्जाम्पल 2400-2500 साल पहले। और आजाद देश आजाद हुए को तो टाइम ही क्या हुआ, अभी 100 साल भी नहीं हुए। अभी भी हम फॉर एग्जाम्पल बहुत लोगों में आपको ये टेंडेंसी देखने को, मैं ये हूं, मैं हिंदुस्तानी नहीं, मैं ये हूं, ऑल दोस थिंग्स कैन बी सीन। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें, 1850s 1860s की बात करें, तब ये लोगों को बताना कि अगर कश्मीर में कुछ हो रहा है तो गुजरात वाले भी उससे इफेक्ट हो रहे हैं, अगर गुजरात में कुछ हो रहा है तो नॉर्थ ईस्ट वाले बंगाली भी इफेक्ट हो रहा है। ये बात समझाना लोगों को बहुत मुश्किल था। आज के टाइम में हम इस बात को समझ सकते हैं बिकॉज वी आर एबल टू सी व्हाट इज द बाउंड्री ऑफ अ नेशन। उस समय तो बाउंड्री थी नहीं ना, व्हाट वाज द बाउंड्री दैट वाज देयर, ऐसे ये मैं हूं, ये हूं, ये हूं, छोटे 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 कुछ राज, कुछ स्टेट्स तो इतनी छोटी थी जितना चंडीगढ़ है, छोटा सा। फॉर एग्जाम्पल व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंस 565 किंग्स वर देयर। ब्रिटिश का जो हमारा साम्राज्य था, 11 स्टेट्स थी, उसको छोड़ के 565 स्मॉलर किंग्स वर आल्सो रूलिंग इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। 565 वो थे छोटे छोटे एरिया में रूल कर रहे हैं, एक एक गांव में, एक एक छोटे छोटे शहर में अपना राजा बने बैठे हैं। अब इन लोगों को बोलना कि नहीं यार तुम अपने गांव की बात छोड़ के देश की बात सुनो, ये देश की बात समझने की कोशिश करो, ये तभी हो पाएगा अगर आप में एक कल्चरल कंसेप्ट है। आज आप अलग अलग हो सकते हो, लेकिन अगर पीछे जाके देखेंगे तो कंपेरेटिवली कॉमन कल्चर है। आज आप अलग हो सकते हो, लेकिन पीछे जाके देखोगे तो एक आपकी कॉमन आइडेंटिटी है। देयरफॉर नेशनलिज्म की हम कंपेरेटिवली जब बात करते हैं, पहली बात इट इज अ कल्चरल कंसेप्ट। अगर कल्चर है तो मीन्स कुछ कॉमनैलिटी की बात करेंगे, कल्चर तभी होगा जब सब लोग मिलके करेंगे। और कल्चरल कंसेप्ट है तो कहीं ना कहीं पे कॉमन आइडेंटिटी भी निकल रही है, और जब कॉमन आइडेंटिटी निकल रही है तो आपके सुख और दुख कंपेरेटिवली वो साझे हो जाएंगे। पहली बात, नेशनलिज्म होता क्या, ये समझ आया सबको?
इज इट क्लियर? ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है सब कुछ? When this nationalism in India emerged in 1860s, 1860 के आसपास नेशनलिज्म इंडिया में इमर्ज होने लगा, लेकिन इमर्ज होने का अलग अलग तरीके थे, अलग अलग टाइप से हुआ, अलग अलग छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस भी बनने लगी थी। वो क्या थी हम अभी कुछ एक 1 आवर में करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा व्हाट आर द कॉजेज फॉर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इंडिया, कि नेशनलिज्म राइज ही क्यों हो पाया हिंदुस्तान में, दैट इज कंपेरेटली वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम कॉजेज की बात करें, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल या अंग्रेजों का हिंदुस्तान में आना, 1757 में अपने आप को एज अ पॉलिटिकल पावर एस्टेब्लिश कर लेना, वो हम अभी सब टॉपिक्स बाद में आएंगे। 1764 में दिल्ली से लेके, एक तुक्का लग गया, दिल्ली से लेके बंगाल तक पूरी की पूरी टेरिटरी आपके पास आ गई। ये फैक्टर ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद 1857 में आपके खिलाफ रिवोल्ट, एक विद्रोह भी होना, और 1947 में चल के देश की आज़ादी भी होना। अप्रॉक्सीमेटली 190 ईयर्स का तो उनका पॉलिटिकल रूल ही था जो उस समय हिंदुस्तान में रहा। द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग, जब अंग्रेज यहाँ पे आए, अंग्रेजों का आना हमारे लिए अच्छा था कि बुरा था? अंग्रेजों का आना हमारे लिए अच्छा था कि बुरा था? हाँ जी बताओ, क्यों? हाँ बताओ, अच्छा बुरा था तो भी बताओ। हाँ हाँ बताओ। है जिमें हम्म, और कुछ? हाँ जी। कि मैं तो करूँगा ये करना। हम्म, ठीक है, हाँ जी। क्यों? जिमें हम्म, हम्म, चलो ठीक है। देखो, इज ऑलवेज थिंग्स, कभी भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, हमेशा कहीं गुड भी होता है, कहीं बुरा भी होता है, दोनों चीज विद कॉम्बिनेशन। बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि बुरे को बुरा भी कहा जाए और अच्छे को अच्छा भी कहा जाए। देयर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर नीडेड टू बी अपलॉडेड, और कहीं पे फॉर एग्जांपल क्रिटिसिज्म है तो क्रिटिसिज्म भी करना पड़ेगा। द फर्स्ट इज दैट
कुछ उन्होंने अच्छे कर्म करे, अच्छे काम करे, जिसके चलते हुए हिंदुस्तान में नेशनलिज्म ग्रो हो गया। जब ऐसा लगा लो हमें पता लगने लगा हाँ यार हमारी कल्चरल आइडेंटिटी और कल्चरल यूनिटी भी हो सकती है, या भी थी। और कुछ उन्होंने ऐसे बुरे काम करे जिससे भी हमारा नेशनलिज्म ग्रो हो गया कि यार इनके खिलाफ तो इकट्ठा होकर उठना ही पड़ेगा, नहीं तो और गड़बड़ करते जाएंगे। नेशनलिज्म दोनों की वजह से ग्रो हुआ, अच्छे कर्म करे, अच्छे काम करे तो भी नेशनलिज्म ग्रो हुआ, और बुरे काम करे तो भी आपका नेशनलिज्म ग्रो हुआ। फर्स्टली अगर इनका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या था जिसके चलते हुए नेशनलिज्म ग्रो हुआ, और सेकेंडली फॉर एग्जांपल इनके नेगेटिव इंपैक्ट क्या था जिसके चलते हुए नेशनलिज्म ग्रो हुआ। फर्स्टली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज when the Britishers they came to India, India was basically divided into various states. छोटे छोटे हम टुकड़ों में बटे हुए लोग थे, बाद में भी रहे, but they people they provided a sort of the political unification to India. And that was very important thing at that particular point of time कि हम politically unify भी हो रहे हैं. They next various small states that were there. The small states were subjugated, उनको हराया गया और अपने साथ में मिला दिया गया। पहले बात तो यूनिफिकेशन भी हुआ, एंड बड़े लेवल के ऊपर यूनिफिकेशन हुआ, बड़े लेवल के ऊपर छोटी छोटी स्टेट्स को अपने में नेक्स कर लिया, एंड देयरफॉर इट कंपैरेटिवली बिकेम पॉसिबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ यार अगर एक जगह पे बुरा हो रहा है तो दूसरी जगह पे भी कंपैरेटिवली बुरा ही हो रहा है। When they annexed our state, they provided an administration which was comparatively uniform. उन्होंने एक यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन भी हमें प्रोवाइड कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इन द सिविल फील्ड, फॉर एग्जाम्पल इन द मिलिट्री फील्ड, फॉर एग्जाम्पल इन द जुडिशियल फील्ड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल रूल ऑफ लॉ वॉज बेसिकली बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, इक्वालिटी एंड इगैलिटेरियनिज्म वॉज इंट्रोड्यूस्ड। जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, प्रोवाइडेड द कोर्ट्स वर प्रोवाइडेड, फॉर एग्जाम्पल सिविल कोर्ट्स हो गया, फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल कोर्ट्स हो गया। Therefore, a sort of the uniform administration was basically being provided at that particular point of time. And when this rule of law was there, uniform administration के साथ it provided for a rule of law. Rule of law का मतलब होता है everyone basically be treated as equal. सब एक जैसे ही माने जाएंगे, everyone will be equal. और जब सब एक जैसे ही comparatively माने जाएंगे, अगर राज्य ने कुछ गलत काम किया है तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी, और एक बैकवर्ड क्लास ने कुछ गलत काम किया तो भी उसको पनिशमेंट करेगी। मींस इट इज द रूल ऑफ लॉ, जो लॉ कह रहा है वो कंपेरेटिवली इंपॉर्टेंट रहेगा, ना कि फॉर एग्जांपल जात पात के आधार के ऊपर कंपेरेटिवली कुछ भी नहीं होगा। दैट वाज देयर। दे आल्सो एस्टैब्लिश्ड मींस ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो, जिसके चलते हुए ही हम फॉर एग्जांपल यूनाइट हो गए, नेशनलिज्म ग्रो हो गया। फॉर एग्जांपल रेलवेज हो गया, रोडवेज हो गया, पोस्टल नेटवर्क हो गया, थोड़ा बहुत टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क हो गया। अब एक सिंपल सी बात बताओ, रेलवे से यूनिफिक नेशनलिज्म कैसे ग्रो करेगा? रेलवे से, रोडवे से, इससे नेशनलिज्म कैसे ग्रो कर जाएगा? और कुछ? वो तो पहले भी था, मेडिवल टाइम से भी यही चल रहा था। इट इज नेशनल यूनिफिकेशन का मतलब, नेशनलिज्म का मतलब क्या हो गया कि सब एक जैसे ही हैं। अगर रेलवे में जा रहे हैं और सब अंग्रेज एक बोगी में बैठे और सब हिंदुस्तानी दूसरी बोगी में बैठे हैं, अब तुम हिंदुस्तानी हो तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र नहीं हो, सब एक जैसे हो हमारे लिए, तो इसलिए इकट्ठे होकर बैठ के डिस्कस करने लगे एक दूसरे की बातें। एंड देन हिज पॉइंट कम्स, अब जब हम डिस्कस करने लगे, एक another important thing that is coming is for example the newspapers that are there. Newspapers को views paper कहा जाता था. It is not only newspapers. The newspapers basically acted as views papers. Views papers का मतलब है, अब हम जब जा रहे हैं ट्रेन में, धीरे धीरे जा रहे हैं, 1-2 दिन लग रहे हैं जाने में, तो हम एक यार तुम्हारी स्टेट में क्या चल रहा है, तुम्हारी स्टेट में क्या चल रहा है, एंड वी स्टार्टेड डिस्कसिंग सर्टेन थिंग्स, एंड दोज न्यूज़पेपर्स एंड व्यूज़पेपर्स became newspapers and played a very important role in unification. और सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे न्यूज़पेपर से वर्नाकुलर लैंग्वेज में आने लगे थे, मीन्स लोकल लैंग्वेज में आने लगे थे, एंड दोज लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर्स आल्सो प्लेड a very important role
इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द मासेस कि फॉर एग्जांपल कैसे कैसे प्रॉब्लम्स हमारी है। सर्टन वेल एजुकेटेड पीपल, उनको कंपेरेटिवली अवेयरनेस ज्यादा होगी। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन में पोस्टल नेटवर्क, एक तो हमारा आपस में कनेक्शन बढ़ गया। सेकेंडली, जब हम ट्रेवल कर रहे थे, वी वर इंडियंस, एंड वहां पे जब हम ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पे हम इकट्ठे बैठ रहे हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं पे हम जब ट्रेवल कॉमन कर रहे हैं, वी आर फेसिंग अ कॉमन डिस्क्रिमिनेशन। अंग्रेज आपके खिलाफ, आपके खिलाफ वितकरा कर रहे हैं, चाहे आप ब्राह्मण हो चाहे आप शूद्र हो। इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड का मतलब इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। इसका मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण अलाउड होगा, क्षत्रिय अलाउड होगा, वैश्य अलाउड होगा और शूद्र अलाउड नहीं होगा। दैट वाज नेवर द केस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एंड देयरफॉर कम्युनिकेशन इंक्रीज्ड। और सबसे बड़ी बात है, जो कॉमन कल्चर की हमने बात करी नेशनलिज्म में, अब जब न्यूज़पेपर्स बनने लगे तो दो चीज पॉइंट आउट करने लगे। पहला, ब्रिटिशर्स ने क्या क्या नेगेटिव हमारे साथ किया है, और इंडिया के कॉमन कल्चर को भी आइडेंटिफाई करने लगे, एंड दे आइडेंटिफाइड द कॉमन कल्चर ऑफ इंडिया एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो वहां पे धीरे धीरे हमारा नेशनलिज्म भी कंपेरेटिवली ग्रो होगा। नॉट दिस स्प्रेड ऑफ द रैशनल एंड साइंटिफिक थिंकिंग, spread of rational and scientific thinking also played a very very important role. For example, liberal ideas, progressive ideas, they came from Europe. When we were basically being conquered, जब हम conquer हो चुके थे, हार चुके थे, there were certain educated Indians who went abroad or they studied Western culture, और वेस्टर्न का कल्चर फॉर उन्होंने स्टडी किया। जब उनके आइडियाज करें तो कहते वैसे तो लिबरलिज्म की बात कर रहे हैं लेकिन हमें तो लिबरल रख नहीं रहे हैं, वैसे तो प्रोग्रेसिव आउटलुक की बात कर रहे हैं लेकिन हमारी तो इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय कर रही है। एंड देयरफॉर एक आइडियाज की, और फॉर रूल ऑफ लॉ की, जब हिंदुस्तानी की बात कर रहे रूल ऑफ लॉ है, लेकिन अगर कुछ अंग्रेज ने जहां पे कुछ गलत काम कर दिया तो आपके लिए रूल ऑफ लॉ नहीं है। देयरफॉर वी बिकेम फॉर एग्जांपल acquainted with these ideas, and therefore our psyche, our mind was basically filled with these ideas of the west। तो हमें धीरे धीरे पता लगने लगा यार कहते कुछ है नहीं करते कुछ है। एंड therefore अंग्रेज क्या कहते हैं, इन सब के चलते हुए ही इट वाज पॉसिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। अंग्रेज क्या कहते हैं कि ये आप में नेशनलिज्म आपने नहीं ग्रो किया, फॉर एग्जाम्पल ये हमने ग्रो किया है। आपका क्या क्या हिम्मत थी फॉर एग्जाम्पल ये सब कुछ डेवलप कर जाते और नेशनलिज्म ग्रो कर पाता। Therefore अंग्रेजों ने क्या बोला, इंडियन नेशनलिज्म इज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल। हम क्वेश्चन भी करेंगे, देखेंगे इंडियन नेशनलिज्म चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज। इन्होंने इनिशियल फेज में जैसे जैसे 1860s और 70s और बाद में 80s में हमारा नेशनलिज्म ग्रो हो रहा था, पहले तो इन्होंने रोकने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल हम बाद में कल वाली क्लास में फाउंडिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस जब वो टॉपिक करेंगे तो वहां पे भी इस पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। व्हेन इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंड, दे वेलकम द फाउंडेशन ऑफ द कांग्रेस। अच्छा हुआ कांग्रेस बन गई, लेकिन 2 साल के बाद भी दुखी हो गए। एंड कांग्रेस ने क्लियर कर दिया गया था कि हम हमेशा पॉलिटिकल मुद्दा ही उठाएंगे, कभी भी सोशल या कास्ट और क्लास इश्यू हम नहीं उठाएंगे। इट वॉज वेरी क्लियर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कांग्रेस इटसेल्फ। लेकिन 2 साल के बाद ये स्टार्टेड कंडेमिंग कांग्रेस की, क्या राजनीतिक बातें कर रहे हो, क्यों बुरा बोल रहे हो हमारे बारे में, एंड रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ ओनली टू द क्लास एंड कास्ट इशू। कांग्रेस बोलते तो हमें इसके लिए तो बने ही नहीं थे। उस टॉपिक पे हम आएंगे। इन्होंने क्या इनिशियल फेज में, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, इन लोगों ने इंडिया के नेशनलिज्म को कटेल करने की, रोकने की, दबाने की कोशिश करी। बट जब ये इंडिया के नेशनलिज्म को दबाने में कामयाब नहीं हुए थे तो इंडिया के नेशनलिज्म की ग्रोथ का खुद को क्रेडिट लेने लगे कि हमारी वजह से तो तुम्हारा नेशनलिज्म ग्रो हुआ है। एंड पहले तो उसको कंडेम कर रहे थे, पहले उसको क्रिटिसाइज कर रहे थे और रोकने की बात कर रहे थे, आपको दबाने की बात कर रहे थे, और जब नहीं दबे तो क्या बोला, नेशनलिज्म इज अ चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल। हमारी वजह से ही तो नेशनलिज्म आपका कंपेरेटिवली ग्रो हुआ है। और उन्होंने कोशिश भी करी कि इंडिया का इस नेशनलिज्म के ग्रोथ का क्रेडिट भी लिया जाए। इन्होंने यही बातें बोली जो हमने पहले करी थी। फॉर एग्जांपल, आपको पॉलिटिकल नेशनलिज्म हमने प्रोवाइड किया, एडमिनिस्ट्रेशन हमने प्रोवाइड किया, रूल ऑफ लॉ हमने बताया, कम्युनिकेशन सिस्टम, न्यूज़पेपर्स, ऑल दोस थिंग्स। ये कहते हैं डेवलप किसने किया है, इट इज वी हैव टू डेवलप्ड द मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम वी हैव डेवलप्ड। तो इन्होंने जब ये स्टेटमेंट बोली
इंडियन नेशनलिज्म इज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल। तो आपको ये 6 के 6 पॉइंट लिखने हैं, समझ आया। बट ऑन द अदर हैंड जब हम इसको अच्छे तरीके से एनालाइज करते हैं एंड स्टार्टिंग और थिंकिंग फ्रॉम एन इंडियन पर्सपेक्टिव, तो वी वुड से इट वाज एन अनवांटेड चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल। था तो बच्चा उन्हीं का, लेकिन इट वाज एन अनवांटेड, अनवांटेड चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश रूल। बिकॉज अंग्रेज तो कभी चाहते नहीं थे कि इंडिया में कभी भी नेशनलिज्म ग्रो या नेशनलिज्म डेवलप हो जाए। वो तो उनके कर्मों के चलते हुए, नेगेटिव कर्मों के चलते हुए और थोड़ा बहुत पॉजिटिव कामों के चलते हुए इंडिया को लगा यार ये तो बहुत ही बुरा इंसान है। द नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल बेसिकली कॉलोनियल। और ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। कॉलोनियल शब्द का मतलब होता है एसेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव। उनकी एक ही नीति है, एक ही विचारधारा है कि हमें ने इंडिया को, बहुत सारे देशों में और भी कॉलोनीज बनाई थी, इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनी फॉर देम, कि एक छोटा सा टेरिटरी उनके लिए है। इसका मतलब है, कॉलोनियल का मतलब है एसेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव। अब कॉलोनियल शब्द का मतलब हो गया, अगर हम सिंपल भाषा में समझ, कि लाजमी तौर के ऊपर आपका एक्सप्लॉयटेशन ही करना है। इसका मतलब क्या होगा? अब कॉलोनियल शब्द का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ। हाँ जी बताओ। इंडिया पे रहो, इस शब्द वो छोड़ो, इस शब्द का मतलब क्या हो जाएगा? हम्म, हम्म। कैसे इंडिया को एक्सप्लॉइट करेंगे वो? चलो कर दिया, और नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट। बोलो। हम्म, वो तो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो गया, और कुछ? इंडिया, ब्रिटिशर्स ने हमें एक्सप्लॉइट कैसे किया? ये ब्रिटिशर का हम कहते हैं देयर नेचर इज बेसिकली कॉलोनियल। जिस शब्द का मतलब एसेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव। हिंदुस्तान को अंग्रेजों ने एक्सप्लॉइट कैसे किया? हाँ जी। इकोनॉमिक छोड़ ही दो, वो इसने बता दिया, मतलब हो गया। जैसे हाँ जी। अब यहां पे हमें उस वर्ड को, डोमेन को थोड़ा सा वाइडर करना है। कॉलोनियल या एक्सप्लॉयटेटिव, अगर कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी बनानी है, कोई भी पॉलिटिकल पॉलिसी बनानी है, कोई भी सोशल पॉलिसी बनानी है, कोई भी कल्चरल पॉलिसी बनानी है, कोई भी रिलीजियस पॉलिसी बनानी है, या कोई भी और काम भी करना है, देयर सोल मोटिव, एक ही मंतव्य होगा, एक ही मोटिव होगा कि कैसे हम इंग्लैंड को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। कॉलोनियल शब्द का मतलब एसेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव, जिसका मतलब सिर्फ इकोनॉमिक या पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। दे वर हैविंग अ वर्ड, यूजिंग अ वर्ड व्हाइट मैन बर्डन, जिसका मतलब क्या होता है कि भगवान ने उनके ऊपर एक बोझ डाला हुआ है। क्या बोझ डाला हुआ है? कि तुम दुनिया के अलग अलग कोने में जाओ, वहां पे जाके दुनिया के अलग अलग लोगों को बताओ कि रहने का तरीका है, कल्चर क्या, सभ्यता क्या होती है। व्हाइट मैन कहते हमारे ऊपर तो भगवान ने बोझ डाल दिया कि तुम्हें तो कहना ही नहीं आता, तुम्हें तो रहना ही नहीं आता, तुम दुनिया के अलग अलग कोने में जाओ, उनको रहना सिखाओ। तो जिसका मतलब है कि वी आर सुपीरियर एंड अदर्स आर इंफीरियर। तो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था, वो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कॉलोनियलिज्म वर्ड एसेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव, रिलीजियस, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, हर जगह पे फॉर एग्जांपल उस चीज को रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। देयरफॉर
It was essentially exploitative, the concept that has been there. No doubt, Indian, or for example, it was a child of the British rule, but it was an unwanted child of the British rule. वो नहीं चाह रहे थे कि हिंदुस्तान का कभी भी नेशनलिज्म ग्रो हो, और जब ग्रो भी होने लगा, पहले उसको दबाने की कोशिश करी, और जब दबा नहीं तो क्या बोला गया कि ये तो हमारी वजह से फॉर एग्जाम्पल हुआ। तो पहला, इंडिया में नेशनलिज्म ग्रो हुआ बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। सेकंड, बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंडियन नेशनलिज्म ग्रू। उन्होंने कुछ उल्टे सीधे काम भी करे जिसके चलते हुए ही हिंदुस्तान में नेशनलिज्म ग्रो हुआ। फर्स्ट इज फॉर एग्जांपल कॉलोनियल इन नेचर। ब्रिटिश रूल इज एसेंशियली एक्सप्लॉयटेटिव एंड कॉलोनियल। और जब आज के बाद जब भी आप कॉलोनियल वर्ड आपके माइंड में आएगा, जब वर्ड पढ़ोगे तो इसका मतलब सिर्फ इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, इसका पॉलिटिकल होगा, सोशल होगा, रिलीजियस होगा, कल्चरल होगा, और एनी अदर पॉलिसीज फॉर एग्जांपल दैट वाज फॉर्मुलेटेड बाय द ब्रिटिशर। कोई भी पॉलिसी इन्होंने बनाई, किसी भी एंगल से बनाई, उसका सोल मोटिव होगा कि हमें एक इंडिया में मॉरल या इमोरल तरीके से इंडिया को एक्सप्लॉइट करना है, चाहे एथिकल है, चाहे इमोरल है, इनसेंसिबल है, एलियन है, एक्सप्लॉइटेटिव, कुछ भी लिख लो। एवरी वर्ड इज कंप्लीटली सेम फॉर दिस। नॉट ओनली दिस, बट दे वर, क्यों? बिकॉज दे वर गाइडेड बाय द इंटरेस्ट, ब्रिटिश इंटरेस्ट। Interest was at the back of their mind. For example, they were there. Their sole objective was basically in what way Indian resources could be exploited. इन्होंने क्या बोला कि हमने आपको एक कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप कर दिया। फॉर एग्जांपल, तुमने रेलवे बनाई, तुमने रोडवेज बनाया, तुमने पोस्टल सिस्टम सेटअप किया गया। ये हमारे लिए थोड़ा ना किया था। जब हमसे पूछा था भी चंडीगढ़ से लेके बठिंडा तक एक पोस्टल सिस्टम सेटअप कर दो, तुम्हें ठीक लगा। या फॉर एग्जांपल बॉम्बे से लेके फॉर एग्जांपल हम कहीं पे हैदराबाद के किसी पिछड़े हुए गांव में ले जाते हैं, तुम्हें लगा कि वहां पे रोड होनी चाहिए, तुम्हें लगा वहां पे एक रेलवे सिस्टम क्यों होना चाहिए? क्यों तुम्हें लगा? बिकॉज यू वांट टू फॉर एग्जांपल ब्रिंग अबाउट रिसोर्सेज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया। वहां से आप रॉ मटेरियल लेना चाह रहे थे, इसलिए आपने वहां पे रेलवेज या रोडवेज बनाया। आपने सस्ता रॉ मटेरियल खरीदा। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने कॉटन खरीदा और कॉटन खरीदने के बाद हमें 10 रुपए दे दिए। जस्ट एग्जाम्पल, हमने कॉटन सेल आउट कर दी, उसके बाद वही सामान चला गया फैक्ट्रीज में, फैक्ट्री से स्वेटर बन के वापस आ गया, और जो हमने 10 रुपये दिए थे उसमें से 7-8 रुपए हमने शॉपिंग में लगा दिए। इट वॉज अ विशियस सर्कल दैट वी हैड एंटर्ड इनटू। हम अपना रॉ मटेरियल उनको देते, फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल उनसे ले लेते और वही पैसे उनको वापस भी दे देते। The railways and the other roadways network, they reached the nook and corner of the country. देश के कोने कोने तक चला गया था, और वो कारण ये नहीं था कि वो बहुत खुश थे इंडिया से, लोगों को इकट्ठा करना चाह रहे थे। The sole objective was that they wanted कि इंडिया का चीप रॉ मटेरियल कहाँ से मिल सकता है, और फिनिश्ड प्रोडक्ट फॉर एग्जाम्पल हम कहाँ कहाँ पे सेल कर सकते हैं। मिलियंस ऑफ पीजेंट्स they were there, they were deprived of their rights। और हमें एग्रीकल्चर या अपनी मर्जी से हम अपने फॉर एग्जांपल कैश क्रॉप को सेल आउट नहीं कर सकते। इन सब के चलते हुए एक स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश सेंटीमेंट्स दैट इमर्ज्ड। जब फॉर एग्जांपल इन्होंने एजुकेशन सिस्टम भी इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, हमारे बेनिफिट के लिए थोड़ा किया था, इन्होंने अपने बेनिफिट के लिए किया था। क्यों? बिकॉज दे कैन नॉट ब्रिंग पीपल फ्रॉम यूरोप एंड डू जॉब्स इन इंडिया, बहुत महंगी थे। और फॉर एग्जाम्पल इससे अच्छा था कि हिंदुस्तानियों को सस्ते में रख लो। आजकल यूएस में क्या करते हैं, उनको पता कि अगर कोई यूएस वाले को सिटीजन को रखेंगे तो हफ्ते में 5 दिन काम करेगा, 8 घंटे डेली काम करेगा, दैट्स ऑल। हिंदुस्तानी हम तो बेवकूफ हैं, हम तो 15 घंटे काम कर सकते हैं, सस्ते में काम कर सकते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम यहाँ। और यही चीज तब होती है जब लेबर कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा अवेलेबल है। उनको भी लगता है कोई बात लगा रहने तो 15-15, 18-18 घंटे काम करवाते हैं इनसे, और पैसे भी कम देते हैं। सेम चीज इनको लगा, अगर फॉरेन से लाएंगे, यूरोप से हम लाएंगे, महंगे लोग मिलेंगे, उनको सब कुछ लेना पड़ेगा, और यहाँ पे इजी है कि हिंदुस्तानियों को फॉर एग्जांपल हम क्यों ना यहाँ पे इंग्लिश सिखा दें, थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन की ट्रेनिंग इनको दे दें, और फॉर एग्जांपल इनको यहीं पे रख लें। एंड देयरफॉर इन्होंने एजुकेशन सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया। एजुकेशन सिस्टम वाज फॉर देम ओनली। साइंटिफिक थिंकिंग, ये नहीं चाहते थे कि इंडिया में लिबरलिज्म और प्रोग्रेसिव आउटलुक डेवलप हो जाए, वो तो बाई चांस फॉर एग्जाम्पल हो गया। देयरफॉर इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ some of the positive impacts of the British rule
एंड सम ऑफ द नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ द ब्रिटिश रूल, जिसके चलते हुए इंडिया में नेशनलिज्म कंपेरेटिवली ग्रो हो गया। क्लियर हुआ? तो पहला पॉइंट हमने किया है द ग्रोथ और द राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में कि इट वाज द रिजल्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल। सम पॉजिटिव डेवलपमेंट टुक प्लेस, कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ, कुछ नेगेटिव डेवलपमेंट हुआ। जब पॉजिटिव डेवलपमेंट के चलते हुए इंडिया में नेशनलिज्म ग्रो हुआ तो दे वांटेड टू सुप्रेस अवर नेशनलिज्म, दबा, जब दबा नहीं तो बोला इट इज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल इटसेल्फ, और वहां पे स्टेटमेंट पास करी ब्रिटिश द इंडियन नेशनलिज्म वाज अ चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज। लेकिन बाद में हम बताते हैं नहीं, ये एक्सप्लॉयटेटिव था बिकॉज ऑफ द colonial नेचर, तो वहां पे कहते हैं हाँ मानते हैं इट वॉज अ चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज, बट इट वॉज एन अनवांटेड चाइल्ड, हम नहीं चाह रहे थे लेकिन ऐसा हो गया। क्लियर हुआ फर्स्ट पॉइंट? पढ़ो जितने को, ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है, आप शेयर कर लो उनके साथ वो पीछे। शेयर कर लो उनके साथ, एक आगे दे देना वैसे। पेज नंबर 52। दे वेलकम द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस, यस, वो आप करांगे, एक काफी लंबा टॉपिक है।
हाँ जी, लिखो क्वेश्चन। पेज लिया। इंडियन नेशनलिज्म, इंडियन नेशनलिज्म लिखो। Was the child of British Raj. Indian nationalism was the child of British Raj. Critically comment. पंजाबी च लिखवाना। Indian nationalism was the child of the British Raj. Critically comment. पंजाबी च भारतीय राष्ट्रवाद, सी लिखो। हो गया कोई। भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज की संतान सी। ब्रिटिश राज की संतान सी। आलोचनात्मक टिप्पणी करो। आलोचनात्मक टिप्पणी करो। लिखो जी। Indian nationalism was the child of British Raj. Critically comment.
हाँ जी बोलो। हाँ जी बोलो। लिख रहे हो, जल्दी लिखो। हाँ जी लिखे, बोलो जल्दी लिखो। हाँ जी चलो, बहुत हो गया। हाँ जी बोलो। इट इज ट्रू फॉल्स कुछ नहीं होता। नॉट इट इज ट्रू, ना इट इज फॉल्स, ना यस ना नो। कभी भी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट करना ही नहीं है। आगे बिकॉज ऑफ द colonial, okay. दोबारा बोलो इसी पॉइंट को। वहाँ बोलते गलत हो आगे। हाँ जी और जोर से बोलो, जय माता दी। ये क्यों लिखना है स्टार्टिंग में ही? ना वांटेड है ना अनवांटेड है। गिव योर व्यूज कि वांटेड क्यों था, अनवांटेड क्यों था, पहले ही डिसाइड नहीं हमने करना ना। आगे डिड नॉट, नॉट डिड नॉट। आगे ठीक, घबरा क्यों रहे हो? किसी ने कुछ नहीं होता, नो नीड टू वरी, सब दा इक्को जिहा ही है। हाँ जी बोलो। ठीक है, केड़े अंदोलन ने? इन्ना अंदोलन लिखे तो नहीं, इन्ना कदे शुरू हो गए। अगे
हाँ जी बोलो, बोलो तू ही बोला है। चलो एक और, अगर जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं अगर इस पॉइंट्स का आंसर यही होता तो मैं क्वेश्चन ये ना देता व्हाट आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, या व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द रूल, क्वेश्चन ये दे देता। फिर ये लिखने की क्या जरूरत थी, इट वाज एन अनवांटेड इंडियन नेशनलिज्म। आप नेशनलिज्म वर्ड ही भूल गए हो। आप नेशनलिज्म वर्ड के ऊपर फोकस ही नहीं कर रहे हो। इन्होंने क्या बोला है, इंडियन नेशनलिज्म वाज अ चाइल्ड ऑफ ब्रिटिश रूल। ना वर्ड नेशनलिज्म के ऊपर फोकस कर रहे हो ना चाइल्ड के ऊपर फोकस कर रहे हो। आप इन्होंने क्या पॉजिटिव काम कर दिया, नेशनलिज्म ग्रो होगी, क्या नेगेटिव काम कर दिया, नेशनलिज्म ग्रो होगी, तो क्वेश्चन ये दे देता मैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, लिखना अपनी मर्जी से नहीं होता, लिखना क्वेश्चन की मर्जी से। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो लेकिन उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं है। जैसे कुछ 2003 की बात है, जब हम कॉलेज में जाने वाले थे, प्लस टू के आसपास था, तो बठिंडा वाले एरिया से आते, थोड़ा बहुत चलो प्यार प्रेम सबसे रहता है। तो मेरे दोस्त था मुक्तसर के, मेला मुक्तसर में बहुत बड़ा मेला लगता था, अब चलो बहुत छोटा हो गया। तो उनकी काफ़ी दुश्मनी थी गांव में, जहाँ पे मेला लगा था आसपास वाले गांव वाले भी लोग आए थे, उनकी दुश्मनी काफ़ी थी। तो वो चाचा और भतीजा दो लोग थे, उनको ऑपोजिशन वालों ने घेर लिया। वो 40-50 लोग थे, ये दो लोग थे। उसका बेटे के पास वहां पे उस एरिया में सबको शौक होता है हथियार रखने का, तो और मेला वेला है तो सब लेके भी जाते हैं दिखाने के लिए कि हाँ हमारे पास ये है। तो उसका चाचा बोलता मार उसके, ये तो हमें मार देंगे। उसने ऐसे हवा में, ये तो मेरे दोस्त की बात है, उसने ऐसे हवा में फायर कर दिया। हवा में फायर करने के बाद थोड़ा क्यों आने रुकता है गाँव, वो भी तो वैसे ही है जैसे इधर वाले थे। उसने बोला मार उसके, वो और पास आ रहे थे, तो उसने फिर हवा में फायर कर दिया। वो साइड पे नहीं हुए, आगे आते रहे। अब बिल्कुल जैसे यहाँ से लेके इतनी दूरी रह गए थे, थोड़ी सी दूरी रह गए थे, जैसे दीवार है। तब चाचा ने पकड़ा, वो मार तो रहा नहीं था, वो तो हवा में फायर करा, चाचा ने पकड़ा, एक पैर में मट्ठा करके मारी, भाग गए सारे के सारे लोग। आपको नॉलेज होना, आपके पास हथियार होना फायदा है, लेकिन चलाना भी तो आना चाहिए। चलाना कहाँ पे है, नहीं तो आपको मार देंगे। आपको ये टॉपिक आता है, अच्छी बात है, लेकिन टॉपिक अपने मुताबिक से थोड़ा लिखा जाएगा। इट विल बी रिटन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस दैट हैज बीन आस्क्ड। इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज। नेशनलिज्म का ऐसा नहीं कि ब्रिटिश राज आ गया था यहाँ पे नेशनलिज्म शुरू कर, नहीं। द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म, पहले तो इस वर्ड के ऊपर फोकस करो, इसका स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म फाउंड मैनिफेस्टेशन और स्टार्टेड फाउंडिंग मैनिफेस्टेशन इन 1860s। 2 3 4 5 बार मैंने बोला था 1860 के आसपास फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म शुरू हुआ। इट फाउंड मैनिफेस्टेशन, यहाँ से शुरू, से यहाँ से करो। And multiple factors and forces are responsible for it. One of the reason is the British rule. अब स्टार्टिंग में आपने लिख दिया ब्रिटिश राज अच्छा के बुरा, क्यों लिख रहे हो यार? इंट्रोडक्शन में लिखो कि यार ये मैनिफेस्ट हुआ था, दिखने लगा था। कब दिखने लगा था? अराउंड 1860s में। बहुत सारे कारण थे इसके लिए। एक कारण फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिश राज भी था। अब लिखो एक कारण ब्रिटिश राज दे दो उनको, एक कारण ब्रिटिश रूल भी था। अब मल्टीपल, मतलब कि एक कारण ब्रिटिश रूल का था, मतलब और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये हुआ होगा। तो डू नॉट लिमिट योरसेल्फ इन जस्ट बाय राइटिंग कि ये था, ऐसा नहीं है। देयरफॉर यू नीड टू अंडरस्टैंड इट इज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल। इंडियन नेशनल, आपने वर्ड नेशनलिज्म की बात करनी है और यहाँ पे पूरे का पूरा कंपेरेटिवली आपका फोकस है। सेकेंडली, इट इज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल।
चाइल्ड का मतलब यहां पे क्या हो जाएगा, आउटकम ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब फर्स्ट इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया कि इंडियन नेशनलिज्म स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग इटसेल्फ इन 1860s, मल्टीपल रीजंस कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वन ऑफ द कॉजेज ब्रिटिश रूल। सेकंड पॉइंट के ऊपर आओगे आप, द सर्टन इंपैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल was colonial. Certain policies that were formulated. अब इसके ऊपर आपने फोकस नहीं करना है पॉलिसीज के ऊपर। पॉलिसीज कैसी हो सकती हैं, कम्युनिकेशन का पॉलिसी हो सकती है, पॉलिसी कैसे हो सकती है, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन की हो सकती है, पॉलिसी कैसी हो सकती है, रूल ऑफ लॉ की हो सकती है। सर्टन पॉलिसीज, अब इकट्ठा एक ही वर्ड लिख, सर्टन पॉलिसीज दैट वर फॉर्मुलेटेड, those policies united Indians and the feeling of common cultural identity emerged. Certain policies united because Indians were exploited. Indians were exploited, and this exploitation that was there was common. अब दोनों चीज लिखो ना, अगर पॉजिटिव हो रहा था तो वो भी हमारे लिए सबके लिए कॉमन था, अगर नेगेटिव हो रहा था तो भी कॉमन था, जिसके चलते हुए ही एक कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी के ऊपर कंपेरेटिवली हमारा फोकस होने लगा। थर्ड पॉइंट, बट इट वाज एन अनवांटेड रूल चाइल्ड। क्यों? बिकॉज द मेन ऑब्जेक्टिव वाज कॉलोनियल, मेन ऑब्जेक्टिव वाज हाउ मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन कुड बी अंडरटेकन ऑफ इंडियंस कुड बी अंडरटेकन। इस तरीके से आपने आंसर लिखना है। इट इज नॉट कि अपने कॉजेस के ऊपर ही, अल्टीमेटली दो चीज को इंटरलिंक करना है, अपने नेशनलिज्म को और फॉर एग्जांपल चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश रूल को। उनकी अब इसके ऊपर फोकस नहीं करना है कि कम्युनिकेशन डेवलप कर दिया, ये हो गया, यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप कर दिया, ये हो गया, उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया तो ये हो गया, नहीं, एक ही पॉइंट में खत्म। सर्टन पॉलिसीज वर फॉर्मुलेटेड, फॉर एग्जाम्पल जिसके चलते हुए पॉजिटिव कॉमन कल्चर एंड नेशनलिज्म, उन्हीं पॉलिसीज के नेगेटिव इंपैक्ट से कॉमन कल्चर एंड फिर नेशनलिज्म। आपने जो पूरे का पूरा तामझाम लिखा वो 30-40 वर्ड में खत्म हो जाएगा एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। तो नेशनलिज्म इज अ कॉमन, यहाँ पे एक फीलिंग होगी कि हर जगह पे यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना है। ठीक है, समझ आया? ऑनलाइन वालों को भी समझ आया? इसको लिख के लेके आना है घर से दोबारा से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, ब्रिटिश रूल के साथ ही साथ में इट वाज द रोल ऑफ सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। इंडिया में अलग अलग जगह के ऊपर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे। इन रिफॉर्म, वर्ड इज रिफॉर्म, रिफॉर्म करना है, कहां पे रिफॉर्म करना है? सोशल। क्या आप धर्म को रिफॉर्म कर सकते हो? क्या आप धर्म को रिफॉर्म कर सकते हो? अरे धर्म को रिफॉर्म कर सकते हो कैसे? एक बार बताओ हुआ है? हाँ, किसमें? हाँ, 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 ऐसा नहीं होता। सिखिज्म को, हिंदुइज्म को या किसी भी धर्म को रिफॉर्म या धर्म में चेंजेस लाना वो पॉसिबल नहीं है। जिस इस स्टेटमेंट क्या मतलब हुआ कि आप जो किसी भी धर्म में फंडामेंटल है उसमें चेंज लाना पॉसिबल नहीं है। अगर फंडामेंटल के बाद कुछ और डेवलपमेंट्स हुई है, दोज डेवलपमेंट्स आर नॉट द कोर टू द रिलीजन, उसमें चेंजेस लाया जा सकता है। आप धर्म में चेंज लाना दो तरीके हैं, जैसे
ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया। जब ट्रिपल तलाक का मुद्दा आया तो 5 जज बेंच बिठाया गया। कहते तलाक 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 मतलब भाई भाई टाटा। कहते ये अलाउड है इस्लाम में? कहते देखना पड़ेगा इस्लाम कहां से शुरू हुआ। पहले और भी बहुत सारे पैगंबर थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले पैगंबर आ जाते हैं प्रॉफिट मोहम्मद साहब। कहते इन्होंने फंडामेंटल्स बताए हैं। अगर इन्होंने बताया हुआ है कोर ऑफ द रिलीजन, अगर इन्होंने बताया कि एक ही सांस में आप तलाक 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 बोल सकते हो, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये बाद की डेवलपमेंट है तो चेंज हो सकता है। तो जब 5 जज बेंच बैठा था, इसने यही निकाला कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने तलाक का प्रोविजन दिया था, लेकिन एक ही सांस में नहीं दिया था कि बोल दो हो जाएगा। पहले आप बोलो, 2-3-4 महीने का टाइम दो, फिर दूसरी बार बोलो, फिर 2-3 महीने का टाइम दो, फिर तीसरी बार बोलो, तब माना जाएगा। अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने उस समय बोला होता तो ये कुछ नहीं कर सकते थे। कोर ऑफ द रीजन, अगर कोर ऑफ द रीजन है, इसमें चेंजेस नहीं है। इसमें फॉर एग्जांपल चेंजेस कंपेरेटली लाया जा सकता है, जो रिसेंट डेवलपमेंट। अब जब रिफॉर्म की बात हो रही है, अगर रिफॉर्म में प्रॉब्लम क्या है समाज में उस समय के ऊपर, सती चल रहा था, इन्फेंटिसाइड चल रहा था, नो गर्ल एजुकेशन चल रहा था, नो विडो रीमैरिज चल रहा था, या फॉर एग्जांपल सती सिस्टम, मल्टीपल प्रॉब्लम्स वर गोइंग ऑन। ये प्रॉब्लम इसलिए चल रही थी बिकॉज कहा जा रहा था कि धर्म का सैंक्शन है, इनको धर्म अलाउ करता है, इसलिए चल रहा है। तो हमें रियलिटी में देखना पड़ेगा कि क्या धर्म सच में सती अलाउ करता है कि नहीं करता। अगर नहीं अलाउ करता तो उसको रोको। क्या धर्म विमेन को पढ़ने का अधिकार देता है कि नहीं देता? अगर देता तो जाने दो स्कूल। क्या धर्म रियलिटी में विडो रीमैरिज अलाउ करता है कि नहीं करता? अगर करता था तो करने दो। अब रियलिटी में, ओरिजिनलिटी में कब पता लगा? जब इसका ट्रू फॉर्म आ जाएगा। जब एंशिएंट इंडिया में पढ़ते हैं फॉर एग्जाम्पल विडो रीमैरिज, इसके लिए वैदिक टाइम में एक कंसेप्ट दिया होता नियोग का। नियोग क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ए की शादी हो गई है बी के साथ, और ए की डेथ हो गई है, और इन दोनों की शादी से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ है, तो बी की शादी कर देते थे ए के भाई सी के साथ। तो ये दोनों इकट्ठे तब तक रहते थे जब तक कोई लड़का पैदा नहीं हो जाता है, जब बाद में भी इकट्ठा रहने लग जाते थे। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ अ विडो रीमैरिज, जिसको पंजाबी में चादर पौना कहते हैं। इट वॉज सॉर्ट ऑफ द विडो रीमैरिज ओनली। गर्ल्स पढ़ी लिखी थी, कैसे पता लगता है? उन्होंने वैदिक हाइम्स कंपोज करे हुए हैं। तो कहते हैं अभी अब फंडामेंटल नहीं है धर्म का, अलाउ है स्कूल कॉलेज जाना, अलाउ है विडो रीमैरिज, और बाद में फॉर एग्जांपल चेंजेस हुए। बस समाज में अगर चेंज करने हैं तो धर्म को बेस बनाना पड़ेगा, बिकॉज धर्म के गलत बेस बनाने से चल रहा था इससे सब कुछ। अब रियलिटी में बताना पड़ेगा क्या ये अलाउड भी था कि नहीं अलाउड था। इसलिए इट वॉज इंपॉर्टेंट द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट दैट वर गोइंग ऑन इन द 18th century, 19th century एंड अर्ली पार्ट ऑफ द 20th century। इन्होंने इन प्रॉब्लम्स के लिए कुछ अपने एफर्ट भी करे, कुछ ब्रिटिशर की हेल्प से लॉ भी बनाई गई। जैसे फॉर इन्फेंटिसाइड को रोका गया 1795, 1804। फिर 1817 में रजिस्ट्रेशन ऑफ एवरी बर्थ वाज मेड कंपल्सरी, 17 और 17 में। फिर फॉर एग्जांपल सती को रोका गया, चाइल्ड मैरिज अलाउ करी, विडो रीमैरिज किया। ऑल दोज थिंग्स वर बेसिकली बीइंग अंडरटेकन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। These reform movements that were going on were religious in nature. क्यों? Because धर्म इनका बेस बनाया हुआ था, but nationalist in content और nationalist in character। धर्म के नाम के ऊपर चल रहा था, बिकॉज समाज में इंप्रूवमेंट करनी है तो धर्म का सैंक्शन होना जरूरी है। लेकिन जैसे हम सती को, वर्ण सिस्टम को, अनटचेबिलिटी को, एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या करें? लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ ही तो रहे हैं। आज के बाद कोई वर्ण सिस्टम नहीं होगा, आज के बाद सब इक्वलिटी है। तो ये फॉर एग्जांपल हम इकट्ठा ही तो कर रहे हैं। जब इकट्ठा कर रहे हैं मीन्स वी आर प्रोवाइडिंग फॉर अ कॉमन कल्चर, कॉमन आइडेंटिटी। यहाँ पे हमारे सुख और दुख साझे हो जाएंगे, एंड देयरफॉर दैट विल गिव राइज टू व्हाट इज नोन एज फीलिंग ऑफ फॉर एग्जांपल नेशनलिज्म। हमारे ट्रेडिशनल बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस दैट वर कॉमन, उनको हाईलाइट किया गया, जिसके चलते हुए लोगों में अ फीलिंग ऑफ यूनिटी कंपेरेटिवली डेवलप होगी। अब कोई भी इन्होंने कुछ हद तक, फॉर एग्जांपल नो डाउट इनका इम्पैक्ट एक लिमिटेड ही था, बिकॉज दे वर लिमिटेड ओनली टू द अर्बन एरियाज, और पढ़े लिखे लोगों के ऊपर ही फॉर एग्जांपल ऐसी बात कही जा सकती थी। बट पीपल लिविंग इन द रूरल एरियाज और फॉर एग्जांपल बैकवर्ड क्लास ऑफ पॉपुलेशन, इनके लिए फॉर एग्जांपल ये सब बात समझना पॉसिबल नहीं था। लिमिटेड इम्पैक्ट तो था, लेकिन कहीं ना कहीं पे इन्होंने भी फॉर एग्जांपल इंडिया की जो कल्चर को उसने यूनाइट किया, हाईलाइट भी किया, और पुट फॉरवर्ड किया इन फ्रंट ऑफ द मासेस दैट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कि हमारा सोशल कल्चरल यूनिटी था। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हिंदू रहता है वो वेद को मानते हैं,
अगर वो वेद को मानती है, चाहे वो फॉर एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में हो, चाहे अंडमान निकोबार में हो, वे तो वही बोलेगा। तो जिसके चलते वो क्या बोलेंगे, नहीं यार, इट दीज प्रॉब्लम्स डिड नॉट एग्जिस्ट। तो वहां पे सोशल कल्चरल यूनिटी आ गई। तो कहीं ना कहीं पे, तो वहीं पे जब सोशल कल्चरल यूनिटी, हमारे रिच कल्चर का पता लगा, अ सेंस ऑफ प्राइड डेवलप्ड among the people at that particular point of time। तो वहां पे that pride gradually got transformed into the birth of Indian consciousness। एक इंडियन है, ये चेतना में हमारे आने लगा कि हम इंडियन हैं। ये सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड में आने लगा कि हम इंडियन हैं। और देयरफॉर कहीं ना कहीं पे धार्मिक वर्क जो जिस तरीके से हो रहे थे, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक अवेकनिंग लेकर आई। डेमोक्रेटिक अवेकनिंग का मतलब आज नहीं कि जैसे वोट डालते हैं, डेमोक्रेटिक अवेकनिंग का मतलब हर वर्ग को इन्होंने टच करने की कोशिश करी। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल दीज डेवलपमेंट्स वर टेकिंग प्लेस। और सोशल रिलीजियस रिफॉर्ममेंट, सोशल रिलीजियस रिफॉर्ममेंट के साथ ही कुछ हिस्टोरिकल रिसर्चेस भी चल रहे थे जिन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और खास करके 1840s के बाद फॉर एग्जांपल शुरू हो गया। 1840 से पहले जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, हमारा इतिहास हमने खुद नहीं लिखा हुआ है। तो हम कहते हैं एंशिएंट इंडिया है, ये मेडिवल इंडिया है, ये मॉडर्न इंडिया है, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस है, ये वर्ल्ड हिस्ट्री है, ये हमारा डिवीजन हमने नहीं करी। और खास करके एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की ये अंग्रेजों ने हमें करी, और हम उसी चीज को मानने लगे। क्यों करी? बिकॉज वो अपने रूल को जस्टिफाई करने चाह रहे थे, और वो धर्म के नाम के ऊपर हमें बांटने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए क्या बोला गया, एंशिएंट इंडिया हिंदू के लिए है, मेडिवल इंडिया मुगल के लिए है और मुसलमानों के लिए है, और मॉडर्न इंडिया अंग्रेजों का टाइम है। दैट वाज देयर। तो एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न धर्म के नाम के ऊपर इन्होंने कर दिया। और ये हमेशा बोला कि मुगल आपको एक्सप्लॉइट किया गया है, आप कभी भी कैपेबल नहीं हो रूल करने के लिए। पहले आर्यंस बाहर से चल कर आए थे, उन्होंने रूल किया, बाद में टर्क्स आ गए, बाद में मुगल्स आ गए। अब यू आर नॉट इन अ पोजीशन टू रूल योरसेल्फ, आप अपने आप रूल ही नहीं कर सकते, इसलिए अब अंग्रेज अपने रूल को जस्टिफाई करने लगे कि हम यहाँ पे आ गए। Therefore it was important। अब 1840s और 1850s 60s में कुछ नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट आने लगे, एंड दे स्टार्टेड हाईलाइटिंग द ग्लोरियस पार्ट ऑफ इंडिया। इन्होंने कंसेप्ट दिया होता पहले, द कंसेप्ट ऑफ अ डार्क एज। डार्क एज का मतलब फॉर एग्जांपल हम पोस्ट मॉडर्न एज को डार्क एज बोल देते हैं, हम 17th सेंचुरी को डार्क एज बोल देते हैं, जिसका मतलब है सब कुछ डिक्लाइन में चल रहा था। दैट इज नेवर अ रियलिटी। इसको काउंटर करने के लिए हमने कंसेप्ट दिया, कंसेप्ट ऑफ अ गोल्डन एज या कंसेप्ट ऑफ अ क्लासिकल एज। फॉर एग्जांपल गुप्ता पीरियड को हमने गोल्डन एज या क्लासिकल एज बोला कि नहीं, हमारा भी कभी यूनिटी थी। अशोकन के टाइम के ऊपर अभी पिलर्स मिल रहे थे। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने ही वॉज देयर। अब जेम्स प्रिंसेप अलग अलग पिलर्सों में मिल रहे थे अशोका के, अशोक मौर्य के, जिसपे लिखा हुआ था देवनाम पियादसी, लेकिन हमें पता नहीं लग रहा था ये देवनाम पियादसी राजा है कौन सा है। तो 1837 में पता लग गया कि देवनाम पियादसी अपना अशोक ही है, एक घर का बच्चा ही है। तो हमें लगा यार इतना बड़ा इंपायर था अशोक का, जो अफगानिस्तान से लेके फॉर एग्जांपल डाउन साउथ तक था। तो हमें लगा यार तुम कौन होते हो हमें बताने वाले कि रूल क्या होता है, हम खुद फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से। और 1840s 1560s में इनिशियल फेज में थोड़ा बहुत हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में इंसिडेंट्स पता लगने लग गए थे। अब अंग्रेज क्या बोल रहे थे, तुम्हें सभ्यता नहीं है। अब धीरे धीरे बाद में 19th सेंचुरी के एंड में यहाँ तक पता लगने लग गया कि एक बहुत बड़ी सिविलाइजेशन यहाँ पे मिल सकती है, जो 1920s में जाके मिली, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हम और ज्यादा चौड़े हो गए। तो जब हम मॉडर्न थे तुम तो गाय भैंस चराते घूम रहे थे, तुम हमें सिखाओगे सभ्यता क्या होती है। These features, for example, developed among the Indians at that particular point of time। यहाँ पे हमारे गोल्डन फेज के बारे में पता लगा, and that filled Indian nationalism with pride। अब लोगों को अपने इतिहास के ऊपर फक्र होने लगा कि यार तुम हमें सभ्यता नहीं सिखा सकते, that our culture is comparatively very rich, और हमें तुमसे सीखने की कुछ जरूरत नहीं है। ये क्यों हुआ? Because the historical researches, for example, that were taking place at that particular point of time। इसके साथ ही कुछ इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी डेवलपमेंट हुआ। अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ 1776 में, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ 1787-89 में, और उसके बाद यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी 1860s और 61 में। अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने ये बड़े बड़े जो वर्ड हैं, रूल ऑफ लॉ, लिबरलिज्म, मार्केट फोर्सेस, ये बहुत बड़े बड़े वर्ड्स फॉर एग्जांपल दुनिया को बता दिए।
और उनके चलते हुए ही नेशनलिज्म का कंसेप्ट से दो इंपॉर्टेंट नेशन से यूनिफाई हो गए थे। आज जो हम जर्मनी देखते हैं, जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो छोटे छोटे 300 स्टेट्स में डिवाइड हुआ था, 300 प्लस स्टेट्स, उनको यूनिफाई हो गया, एक सिंगल स्टेट इमर्ज होगी। फॉर एग्जांपल 1860 61 में, 60 में इटली हुआ और फॉर एग्जांपल 61 में जर्मनी, यूनिफिकेशन हो गया। नाउ दीज पीपल दे स्टार्टेड थिंकिंग कि अगर ये यूनिफाई हो सकते हैं, इटली तो छोटा सा है, जर्मनी छोटा सा है, ये 300 लोग तो इनमें से थे, 300 राजा तो इनके पास थे, अगर ये यूनिफाई हो सकते हैं तो हम यूनिफाई क्यों नहीं हो सकते? देयरफॉर दैट मोटिवेटेड द इंडियंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और इसके साथ ही ब्रिटिश का नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट, इसके साथ ही नेशनलिज्म, इसके साथ ही हिस्टोरिकल रिसर्चर दे वर प्लेइंग अ मेजर रोल। इन सब के चलते हुए फॉर एग्जाम्पल इंडिया के नेशनलिज्म अब काफी ज्यादा ग्रो हो रहा था। क्लियर है इतना पॉइंट? 3 पॉइंट पढ़ो जी, फिर आगे मूव करते हैं। ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? जितना पॉइंट पढ़ो, 3 पॉइंट, सोशल जस्टिस रिफॉर्म मूवमेंट, हिस्टोरिकल रिसर्चर्स और कंटेम्प्रेरी। नेक्स्ट इज द रोल ऑफ अदर फैक्टर्स विच प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इसमें द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ लॉर्ड लिटन, ही वॉज अ गवर्नर जनरल फ्रॉम 1876 टू 1880। इसने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। बुक्स कर लो बंद और ध्यान बोर्ड पे रखो।
इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके चलते हुए इंडियंस कंपेरेटिवली और ज्यादा दुखी हो गए. What were the policies that were formulated by him at that particular point of time? First is age of for civil services. पहले हाईएस्ट एज, मैक्सिमम एज थी 21, उसने कम करके 19 साल कर दिया. 19 साल तक आप आईसीएस का अटेम्प्ट दे सकते हो, उसके बाद फॉर आप एलिजिबल ही नहीं हो. तो दिस वाज वन ऑफ द वे जहाँ पे इंडियंस को हम कह रहे हैं कि आप पार्टिसिपेट ही मत करो एग्जाम में, इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जाम होगा. और फॉर एग्जांपल कहते थे कि यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, लेकिन फॉर अभी भी लंदन में एग्जाम हो रहा था, धीरे धीरे यहाँ पे कम चांसेस थे कि अब होने की. दैट वाज देयर. एज कम कर दी रोकने के लिए. सेकंड इज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट. अगर कोई भी न्यूज़पेपर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लिखता है, और खास करके वो न्यूज़पेपर जो वर्नाकुलर या लोकल लैंग्वेज में है, पंजाबी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, किसी भी लैंग्वेज में है, उसको बंद कर दिया जाएगा. जब ये रूल पास हुआ तो बहुत सारे न्यूज़पेपर ओवरनाइट इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गए. मीन्स आज जो बंगाली में आता था आज तक, कल से फॉर एग्जाम्पल वो इंग्लिश लैंग्वेज में आने लगा. एन एक्ट वॉज पास्ड which was targeting the Indian vernacular languages. भी कोई भी लोकल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर है, बिकॉज उनको लगता था कि लोकल लैंग्वेज में लिखेंगे हमें समझ नहीं आएगा. अगर लगता था कि फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर को लगता उनको समझ नहीं आएगा, तो लोकल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर दैट वाज टोटली बैंड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. नेक्स्ट इज आर्म्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड. इनको इंडियंस को बोला कि आपको हथियार रखने से पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. अब दिस वाज समथिंग जो हजम नहीं हो रहा था मतलब लोगों को. अभी तो जैसे आर्म्स का लाइसेंस लेना पड़ता है, तो पहले आप अपनी मर्जी से हथियार रख सकते हैं, जैसे आज भी यूएस में और कंट्रीज में अलाउड है. अब लोगों को लगा, खास करके नॉर्थ इंडिया वालों को, कि ये तो हमारी मर्दानगी को टच कर रहे हैं, गलत हो जाएगा. इसका लाइव एग्जाम्पल मैं बताता हूँ. कुछ 2014-15 की बात है. मेरा दोस्त था, वो उसका ही वाज एसडीएम इन बठिंडा, उसकी वहीं पे पोस्टिंग होगी. आईएएस था और पोस्टिंग उसकी बाई चांस बठिंडा में आ गई. उसके पास में बैठा एक बुजुर्ग आया, तो कहता मैं अपने आर्म्स का लाइसेंस रिन्यू करवाना चाह रहा हूँ. ही वाज 80+. तो जैसे खोल के लेकर आते हैं जब एडमिनिस्ट्रेशन के पास आते हैं, तो लाइसेंस रिन्यू करवाना चाह रहा हूँ. वो उसने भी नॉर्मल बोला, बाबा छोड़ो, क्या रिन्यू करवाओगे, इतनी तो उम्र हो गई है. अब जो आंसर उस बुजुर्ग ने दिया, उसके बाद वो खुद चुप हो गया. द आंसर दैट वाज गिवन बाय दैट ओल्ड मैन काज, कहता मेरे को इसके बिना नींद नहीं आती. तो इसका क्या जवाब कर लोगे? अब इस बार फॉर एग्जाम्पल बठिंडा, मुक्तसर, ये वाला एरिया है, मानसा वाले डिस्ट्रिक्ट्स में, तो हर एक लोग के, मेल छोड़ो फीमेल के नाम के ऊपर लाइसेंस है, हथियारों के लाइसेंस है. तो वो अब उन लोगों की अब यही पॉइंट बोलो कि हथियार बिना आपको नींद नहीं आती, और ये पॉइंट गुजरात वालों को जाके बोल के बेवकूफ लोग हैं. ऐसी कैसे हो सकता है? ठीक है, पॉसिबल, क्योंकि कल्चर समझना पॉसिबल नहीं है ना. उनका कल्चर है वही, उनको भी हथियार रखना है तो अच्छा लगता है, हथियारों के ऊपर पैसे लगाना भी अच्छा लगता है. और गुजराती को बोलो कि हथियार के ऊपर पैसे लगाए, वो कभी खर्च नहीं करेगा. एक कल्चर को समझ जरूरी. इसलिए आर्म्स एक्ट. तो क्यों नॉर्थ इंडिया जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, ये एग्रेसिव लोग हैं, तो इनको बोला कि आप हथियार नहीं रखोगे, इनको लगा हमारी मर्दानगी आप इफेक्ट कर रहे हो. तो बोला कि ये तो गलत बात होगी यार, और कुछ करना कर लो, लेकिन हथियारों के लिए लाइसेंस की क्या जरूरत है, तो हम खुद ही चलेंगे. दैट इफेक्टेड द इंडियंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई दिल्ली दरबार. दिल्ली में एक बहुत बड़ा दरबार करवाया गया इन द ऑनर ऑफ द किंग एंड द क्वीन. अब ऑनर में कोई भी फंक्शन कर दो, बहुत बढ़िया बात है, हम भी खुश रहेंगे. लेकिन तब तो मत करो ना जब हमारा खुद का बुरा हाल हो रहा है. एक फेमीन चल रहा था मद्रास में 1876 to 78 तक, फॉर एग्जांपल, दैट अफेक्टेड. फेमीन नाम इसका मद्रास फेमीन है, लेकिन इंपैक्ट इसका पंजाब तक देखने को मिल रहा था. इतना बुरा हाल था, आप सोच भी नहीं सकते. आप बोलो कोरोना तो कुछ भी नहीं था इसके आगे. इतना बुरा हाल था कि लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था. कुछ बच्चों की डेथ हो जाती थी फेमीन की वजह से.
द पेरेंट्स वर फोर्स्ड कि अपने बच्चे के मांस को पका के खाने की मजबूरी तक आ चुकी थी, अपने बच्चे के मांस को, इतना बुरा हाल हो रहा था। और 1878 में आप दिल्ली में दरबार करवा रहे हो ऐसे राजा के लिए जो दिल्ली में है भी नहीं है, इंग्लैंड में बैठा है, और जाम पे जाम लगा रहे हो। तो इंडियन बोले ये कैसा आपका सुपीरियर कल्चर है, ये कैसा व्हाइट मैन बर्डन है, जो दूसरा बंदा मर रहा है और वो खुद क्या बोलते थे, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। They were unwilling to take any responsibility for famine and unwilling to provide any measures for overcoming the problem. कहते होना था फेमीन, हो गया, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम कोई मेजर्स नहीं लेंगे ओवरकम करने के लिए। लोगों के मन में बहुत ज्यादा गुस्सा था, यार ये क्या कल्चर है, ये क्या चीज इंट्रोड्यूस करने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल सिखिज्म वालों को कहा जाता है कि 18th सेंचुरी के आसपास जब मुगल्स के साथ प्रॉब्लम चल रही थी तो बहुत लोगों को मारा गया। तो फॉर एग्जांपल वो जंगलों में जाके रहने लगे थे, उनको पकड़ पकड़ के मारा गया, इनाम देने लगे थे कि आपको अगर कोई मेरे को सिख के पता बताएगा, उसके घर का पता बताएगा, उसका सर काट के लाके देगा। जकरिया खान ने बोला कि मैं उसको इनाम दूंगा। और आप मानोगे नहीं, हालत इतने बुरे हो चुके थे कि कुछ लोग तो बच्चों के सर काट के ले जाते थे कि हम जकरिया खान से फॉर एग्जाम्पल इनाम लेंगे। तो जब बच्चे का सर काट के ले गए, एक गांव में काम कर रहा था, माँ और बेटे का सर काट के ले गए, पड़ोसी एक दूसरे का सर काटने लगे थे। तो वहां पे पूछा गया, कहता है इसके तो मुंह, दाढ़ी और मूंछ ही नहीं आई हुई है, ये तो लगता नहीं कि सिख का बच्चा है। तो कहता है ये सिख ही है। तो जकरिया खान बोलता अच्छा किया, सांप का बच्चा सपोलिया, तुमने इस छोटे बच्चे को ही मार दिया। और इंसानियत इतनी ज्यादा बुरी हो गई थी उसके बाद कि बहुत सारे हिंदूज जो ये काम कर रहे थे, अपनी लड़कियों का गला काट के ले जाते थे। रियलिटी बता रहा हूं, क्यों? वो लड़की का बोल दिया ना कि बच्चा है, ये तो दाढ़ी मूछ नहीं है, लड़की की दाढ़ी मूछ होगी नहीं, बोल देंगे लड़के का मुंह है, सिर्फ गला काट के लेके जाना था और उसके बदले में पैसे मिलते थे। इस फॉर दिस डेवलपमेंट दैट टुक प्लेस, वहां से है। सेम इज फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं और आप फॉर एग्जाम्पल जाम पे जाम पिए जा रहे हो। लोगों को लगा ये गलत हो रहा है, आप हमें एक्सप्लॉइट करो, ठीक है कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों का मांस खाने के लिए मजबूर हो रहे हो और तुम फॉर एग्जांपल दिल्ली में बहुत बड़ा दरबार करवा रहे हो एक ऐसे राजा के लिए यहाँ पे प्रेजेंट भी नहीं है। दैट अफेक्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ इंडियंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इस अभी ये प्रॉब्लम खत्म ही नहीं हुई थी। 1879 में क्या बोला कि आप इंडिया में फ्री इंपोर्ट कर सकते हो। आम लोग इफेक्ट हो रहे थे इंपोर्ट से। हमारा फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहां से एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको पैसा देना पड़ेगा, हमें पैसा देना पड़ेगा। इंडिया पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, इंडिया में भी पैसा देना पड़ेगा, और ब्रिटेन भेज रहे हैं वहां पे भी पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो यहाँ पे हमारे पास सामान भेज रहे हैं तो भेज दो, कोई चक्कर ही नहीं है। तो हमारे जो थोड़ा बहुत जो फॉर एग्जांपल ये ट्रेडर्स बचे हुए थे, इनको भी खत्म करने की कोशिश कर रही थी। तो लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हर्ट हुए थे। एक और डेवलपमेंट हुआ फॉर एग्जांपल लॉर्ड रिपन, दैट वाज देयर। लॉर्ड लिटन के बाद लॉर्ड रिपन आया। He was comparatively a good गवर्नर जनरल और इंडियंस के लिए फॉर एग्जांपल एक अच्छा था। अब एक्टिविटीज दैट वर अंडरटेकन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द इल्बर्ट बिल, एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया, इसने करवाया था बाय द नेम इल्बर्ट। इसको समझो, दिस वॉज अ बिल दैट अलाउड इंडियंस, जो हिंदुस्तानी को अलाउ कर रहा था कि आप भी जज बन सकते हो, आप भी जज बन सकते हो, और जज बनने के बाद आप केस को चला आप किसी भी केस का डिसीजन भी ले सकते हो। एंड दैट वाज डन फॉर द क्रिमिनल केसेस। इससे पहले 1830, ध्यान से सुनो इसको, 1836 में एक रूल बना लिया गया था, इंडियन, कोई भी इंडियन जज बन सकता है, और अगर उसके पास कोई सिविल केस आता है, केस क्रिमिनल भी हो सकता है, सिविल केस भी हो सकता है, और उस सिविल केस जहां एक साइड में इंडियन है और एक साइड पे यूरोपियन है, तो उस केस के लिए जज इंडियन हो सकता है। कोई सिविल केस आता है, सिविल केस को डिसाइड करने के लिए इंडियन जज हो सकता है। ये सिस्टम लागू कर दिया गया था 1836 में। डिस्पाइट द फैक्ट कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था यूरोपियंस ने, क्यों? बिकॉज वो बोलते वी आर सुपीरियर और हमें डिसाइड करेंगे ये काले लोग कि तुम सही हो कि तुम गलत हो, चाहे रूल ऑफ लॉ भी है। लोगों के मन में, खास करके यूरोपियंस के मन में गुस्सा था। अब जब लॉर्ड रिपन आया, इसने इल्बर्ट बिल इंट्रोड्यूस किया गया। इसने क्या बोला, इंडियंस
आगे जज हो सकते हैं इवन इफ इट इज अ क्रिमिनल केस। अब क्रिमिनल केस के ऊपर भी आप जज हो सकते हो। तो एल्बर्ट बिल, याद रखना, सिविल केस के बारे इक्वलिटी नहीं प्रोवाइड कर रहा, वो पहले ही 1836 में प्रोवाइड हो चुके। 1880 में जो बात हो रही है, 1880 में ये बात हो रही है क्रिमिनल केस में हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करनी है। मींस इंडियन जजेस वर टू बी गिवन द पावर टू डिसाइड द क्रिमिनल मैटर्स दैट हैव कमिंग टू देयर कोर्ट। चाहे वो कोई जो कल्प्रिट है, जो दोषी है, वो चाहे इंडियन है चाहे वो यूरोपियन भी है। इतना क्लियर हो रहा। अब मुद्दा क्या है, जब ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटेन में एंड अलग अलग यूरोपियन पार्ट में, इसके खिलाफ जिंदाबाद मुर्देबाद होने लगा कि अरे ये गलत है। क्यों गलत है? बिकॉज आप इंडियंस को हमारे सर के ऊपर बिठा रहे हो। अभी तो सिविल केस के ऊपर बिठा रहे थे, कल तो क्रिमिनल केस के ऊपर बिठा रहे हो, और कल बोलोगे कुछ और करोगे। तो अलग अलग लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगे कि ऐसा हम फॉर एग्जाम्पल नहीं होने देंगे, which forced the British Parliament to bring about the changes। इसने फोर्स कर दिया ब्रिटिश पार्लियामेंट को इस बिल में चेंजेस लेकर आओ। इतना पॉइंट है। अब जब दोबारा से बिल इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज एन अमेंडेड बिल, अमेंड करके इंट्रोड्यूस किया गया। अब अमेंडमेंट बिल में क्या हुआ, कोई भी इंडियन जज बन सकता है इवन इफ इट इज अ क्रिमिनल केस, इतना सेम रखा गया। लेकिन अगर कोई इंडियन जज बन रहा है और फॉर एग्जाम्पल क्रिमिनल केस के लिए, तो वहां पे एक जज, इक्वल नंबर ऑफ द ब्रिटिश जज वुड बी देयर, या इक्वल नंबर ऑफ द यूरोपियन जजेस विल बी देयर। फॉर एग्जाम्पल अगर केस को डिसाइड करना है, एक इंडियन जज है तो एक यूरोपियन जज भी बैठेगा, दो इंडियन जज है और दो यूरोपियन जज भी बैठेंगे। सिंगल इंडियन जज विल नॉट बी इन अ पोजीशन टू डिसाइड कि तुम सही हो कि गलत है। जो बिल अमेंडमेंट करके इंट्रोड्यूस किया गया, वो ये बिल ये बोल रहा था कि नो डाउट इंडियंस कैन बी अलाउड टू डिसाइड अपॉन द केसेस, केस को डिसाइड कर सकते हैं अगर क्रिमिनल केस भी है। पर अगर कोई इंडियन जज है और केस किसी यूरोपियन को इन्वॉल्व करता है, मींस गलत यूरोपियन है, उसको डिसाइड करना है, तो इंडियन अगर एक जज है, इक्वल नंबर ऑफ द यूरोपियन जजेस विल आल्सो बी देयर। क्लियर हुआ इतना सिंपल में? अब जो एसेंस था इस बिल का वो तो खत्म हो गया। इसको खत्म करने के लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। अगर इसने बोल, अगर फॉर एग्जांपल एक एक है दोनों, इंडियन ने बोल दिया वो कल्प्रिट है, उसने पाप किया है, उसको जेल जाना पड़ेगा, और अगर इसने बोल दिया वो कल्प्रिट नहीं है, तो क्या होगा? दो जज बैठे हैं, एक ने जज ने बोल दिया तुम दोषी हो, दूसरे बोले नहीं दोषी हो, तो क्या होगा? इन दैट केस क्या होगा? क्या हो सकता है? दो जज हैं, एक जज ने बोल दिया तुम दोषी हो, उसने बोल दिया तुम बरी कर दिया जाते हो, बाइज्जत बरी किया जाता है, तब क्या होगा? तो तुम्हें बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। क्यों? बिकॉज ये बोल रहा है यूरोपियन जज की तुमने कुछ नहीं गलत किया। तो जो एसेंस था, जो रू थी एल्बर्ट बिल की, वो टोटली खत्म हो गई। पहले बात तो सिंगल जज डिसाइड ही नहीं कर सकता। दूसरी बात, अगर इंडियन जज बनेगा और उस केस में एक यूरोपियन बंदा भी इन्वॉल्व है, तो एक यूरोपियन जज भी बैठेगा, और यूरोपियन जज कभी नहीं कहेगा कि उसने उसके बंदे ने गलत किया हुआ है, चाहे रूल ऑफ लॉ ही हो। तो बोला क्या गया, इफ इंडियन जज वुड बी सिटिंग, equal number of the European judges will also be sitting. And if the Indian judges say he is a criminal and the European judges say he is not a criminal or not a culprit, तो उसको बरी कर दिया जाएगा। रिपन गुस्से हो गए इससे, तो ये क्या बात हुई? और रिपन इतना ज्यादा गुस्सा हो गया कि रिपन ने रिजाइन दे दिया कि मैं तो गवर्नर ही नहीं रहना चाहता हिंदुस्तान में। अब इंडियंस को लगा ये तो बड़ा बढ़िया बंदा है, और भी कुछ अच्छे रिफॉर्म्स ने इंट्रोड्यूस करे थे, हम गवर्नर जनरल्स को अलग से करेंगे। तो दैट इफेक्टेड द सेंटिमेंट्स ऑफ द इंडियन। उनको लगा कि कहीं ना कहीं पे फॉर एग्जांपल ये सही काम कर रहा था, जिसके चलते हुए भी इंडिया में नेशनलिज्म और ज्यादा ग्रो। क्लियर हुआ ये पॉइंट? इंपॉर्टेंट बिल सेट है। दो और इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई ये वाली, एक लिटन ने कुछ किया और सेकंड फॉर एग्जांपल रिपन ने कुछ किया। क्लियर है? इतना पढ़ो फिर आगे मूव करते हैं। ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है?
इतना क्लियर हुआ सबको, ऑनलाइन वालों को भी? अब नेक्स्ट पार्ट, एक बैकग्राउंड बता रहा हूं, करेंगे इसको कल। कुछ नेगेटिव बातें ब्रिटिशर्स की तरफ हो रही थी, फॉर एग्जांपल उनकी नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल हो गया। कुछ हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स कर रहे थे, जहाँ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स हो रही थी, और कुछ ऐसे इवेंट थे जो फॉरेन में हो रहे थे लेकिन हमें इन्फ्लुएंस कर रहे थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, यूनिफिकेशन ऑफ इटली, अलग अलग रोल प्ले कर रहे थे। और रिसेंट में कुछ गवर्नर जनरल्स ने कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव किया, जिसके चलते हुए नेशनलिज्म ग्रो हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ इनकी वजह से ही हुआ। There were certain organizations which were earlier getting formed even during the time before the foundation of the Congress. कुछ organizations already बन रही थी। For example, बंगवाशिका प्रकाशिका सभा या लैंड होल्डर एसोसिएशन आते थे, वो हम कल वाली क्लास में करेंगे। अभी सिर्फ एक बैकग्राउंड बता रहा हूँ ताकि कनेक्टिविटी वो डेवलप हो जाए। ऑर्गेनाइजेशंस दे वर बेसिकली बीइंग फॉर्म्ड फ्रॉम, इसको पूरा बोर्ड पे समझना, लेट 1830s टू 1840s एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन बन रही थी। सेकेंडली 1850s तो 1870s तक, इनिशियल 1880s में, और उसके बाद 1880s एंड इसके बाद में 90 ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी थी। इन द इनिशियल फेज द ऑर्गेनाइजेशंस वर विच फॉर्म्ड पर बेसिकली फोकसिंग अपॉन अ पर्टिकुलर ग्रुप ओनली, जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन, एक ऐसी एसोसिएशन जो जमींदार के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट कर रही है। मींस अलग अलग ग्रुप्स अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगी ताकि हम ब्रिटिशर के साथ कैसे बेटर नेगोशिएट कर सकते हैं, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी 1850s और 70s में जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे, जो पूरे के पूरे रीजन की बात कर, जैसे बॉम्बे हो गया या फॉर एग्जांपल मद्रास हो गया, या अलग अलग रीजन को कंपेरेटली फोकस कर रहे हैं। हम एक रीजन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट एंड प्रमोट करने की बात हो रही है। When these organizations were getting formed, जब ये वाली बनी थी ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान से देखो, जब ये वाली ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, they were formed by the rich people, पढ़े लिखे लोग, रिच लोग थे जो अंग्रेजी स्कूलों से पढ़े हुए थे। इट वॉज फाउंड बाय देम, तो उनको लगा था ब्रिटिशर और हमारे इंटरेस्ट एक जैसे ही है। अब ये जो थे, दिस वाज मिडिल क्लास पीपल जो थे, जो अपनी रिप्रेजेंटेशन किसी न किसी तरीके से चाह रहे थे। उन्होंने बोला कि इंडियनाइजेशन ऑफ सिविल सर्विस होना चाहिए एंड अदर रिफॉर्म्स फॉर एग्जांपल दे डिमांडेड। लेकिन बाद में उनको लगा यार दे आर बेसिकली एक्सप्लॉइटिंग इंडियंस, किसी न किसी तरीके से मैं एक्सप्लॉइट ही कर रहे हैं। एंड 1870s के बाद और 1880s के स्टार्टिंग में कोशिश होने लगी कि रीजनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन अब खत्म हो चुकी है, एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल हमें एस्टेब्लिश करनी चाहिए, कि अब रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का एरा खत्म हो चुका है, एक ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की बात कंपेरेटली हमें करनी चाहिए, जिसके चलते पीपल स्टार्टेड थिंकिंग हाँ यार ऐसा भी हो सकता है। क्यों? बिकॉज अब न्यूज़पेपर्स जो आ रहे थे वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी आ रहे थे। फॉर एग्जाम्पल मैं पंजाब से हूं, मेरे को पंजाबी हिंदी आती है और इंग्लिश पढ़ना आती है थोड़ी बहुत ही मेरे को मराठी समझ आ जाती है, बोलना उससे भी कम आता है मराठी, बिकॉज मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ कुछ टाइम के लिए। सेम इज द केस विद मराठी पीपल ऑल्सो, उनको हिंदी मराठी और थोड़ी बहुत इंग्लिश आ सकती है, और तमिलनाडु और तेलंगाना और अलग अलग का भी सेम ही हो सकता है। देयर वाज द कॉमन लैंग्वेज डिड नॉट एग्जिस्टेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अंग्रेजों की आने से कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश आ गई। अब मैं उसी ट्रेन में वो ट्रेवल कर रहा हूं ना, अब मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर की बातें पढ़ सकता हूँ और डिस्कस भी कर सकता हूँ। लगा यार गुजरात में भी तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तमिलनाडु में भी तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, पंजाब में भी तो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, बिहार में भी तो हो रहा है, बंगाल में भी तो हो रहा है। वो स्टार्टेड डिस्कसिंग। अब जो पहले वाले पॉइंट्स हम बात कर रहे थे और इंडियंस की एस्पिरेशन दोनों क्लब होने लगी। क्यों? अब पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, एक समय आ चुका है 1870s के बाद 1880s के स्टार्टिंग में, व्हेन द टाइम हैज कम व्हेन वी डू नॉट वांट एन रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, व्हेन वी आर लुकिंग फॉर एन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन। जिसके चलते 1883 में कोशिश करी गई, 1884 में कॉन्फ्रेंसेस करवाई गई और अल्टीमेटली 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर एग्जाम्पल एस्टेब्लिशमेंट हो गया।
अगर हम दोबारा वापस आते हैं उसी क्वेश्चन के ऊपर जो हमने डिस्कस किया था, इंडियन नेशनलिज्म वाज द चाइल्ड ऑफ द ब्रिटिश राज। अब इसको उसमें जो पहले बताया गया था दैट वाज वन एस्पेक्ट, अब उसमें दूसरा एस्पेक्ट ये बड़ा जुड़ जाएगा। द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म स्टार्टेड ग्रोइंग इन 1860s, मल्टीपल कॉजेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, वन आर द ब्रिटिशर्स। फिर ब्रिटिशर के पॉजिटिव इंपैक्ट, ब्रिटिशर के नेगेटिव इंपैक्ट। अब एक अगला पैरा में क्या लिखोगे, multiple other causes, for example historical researches, for example the effort that were made by very social reformers, for example Raja Rammohn Roy and others, उसके साथ ही फॉर एग्जाम्पल द इम्पैक्ट ऑफ द इंटरनेशनल इवेंट्स, और फॉर एग्जाम्पल लॉर्ड रिपन की पॉलिसीज से भी इंडियन नेशनलिज्म ग्रो हो गया। थर्ड पैराग्राफ एंड लास्ट पैराग्राफ, on the one hand it was negative impact that was taking place, on the other hand some awakened Indian existed at that particular point of time, जिन्होंने 1840 से ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगी थी। दैट वाज ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन। 1860s में वो रीजनल बन गई थी और 1870s और 80s में डिमांड चल रही थी कि इनकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए थी। दैट फर्दर गेव बूस्ट टू इंडियन नेशनलिज्म। अब जब आप आंसर जो घर से लिख कर लेकर आओगे, यू विल नॉट बी लिमिटिंग ओनली योरसेल्फ टू दी फर्स्ट पॉइंट कि ब्रिटिश राज के पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट। अब जो आप 4 पॉइंट लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन में सेकंड पार्ट ब्रिटिश पॉलिसीज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्ट, थर्ड अदर डेवलपमेंट, ये तो एक चीज होगी। ऑन द अदर हैंड इंडिया में भी खुद नेशनलिज्म बढ़ रहा था, ऑर्गेनाइजेशन कंपेरेटिवली धीरे धीरे बढ़ने लगी थी, तो ये उसका एक कंप्लीट आंसर होगा। क्लियर हुआ? अब जब कल आंसर लिख के लेकर आओगे, सबमिट करोगे, उसमें हाँ ये चारों के चारों पॉइंट कंपेरेटिवली होने चाहिए। क्लियर है सबको? ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? इसको यहीं पे रोकते हैं, कल कंटिन्यू करते हैं सेम टाइम। थैंक यू वेरी मच।